अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड यस, सबका फोकस इस वक्त पाकिस्तान हॉकी टीम की तरफ है। वो इस वजह से बिकॉज ऑब्वियसली अभी एक इवेंट हुआ और उस इवेंट में जो है पाकिस्तान ने 11 साल बाद इस लेवल पे आके जो है एक फाइनल खेला। मगर अभी ही क्यों? जब मसाइल होते हैं, जब मसले होते हैं, उस वक्त क्यों नहीं अटेंशन दी जाती हमारे इस नेशनल स्पोर्ट को? बिकॉज बातें सब ये करते हैं कि हाँ जी जीते क्यों नहीं, ये क्यों नहीं हुआ, फलाना क्यों नहीं हुआ, मगर ये नहीं सोचते कि क्या होता रहता है बैकग्राउंड में। इतनी कवरेज उस तरह नहीं मिलती जिस तरह क्रिकेट को मिलती है और ये तो खैर हर जो खेल है पाकिस्तान का उसको ये मसला होता है। मगर एक चीज़ जो कि द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान हॉकी टीम अम्माद बट ने कही आफ्टर लूजिंग द फाइनल कि वी have not lost it. We have won the hearts and we have told the world कि पाकिस्तान हॉकी अभी भी जिंदा है। दिस इज़ जस्ट अ स्टेटमेंट जो कि शुरुआत है एक दफ़ा फिर से रिज्यूम करने की, पाकिस्तान हॉकी को बेहतरी की तरफ लाने के लिए। क्या करना पड़ेगा बेहतरी के लिए, क्या करना पड़ेगा चीज़ें और स्मूथ लाइन करने के लिए, ये सारी डिस्कशन आज हमारे शो पे होगी। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। करना क्या पड़ेगा? करना ये है जी कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने, जो कि सरकार का इदारा है, उसने 3 अरब 85 करोड़ रुपए का तरक्याती बजट जो कि मुख्तस किया गया था, दस्तावेज़ात बताती हैं कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने 2 अरब और 31 करोड़ रुपए सरेंडर कर दिए हैं, वापस कर दिए हैं। और इसके साथ साथ 1 अरब 53 करोड़ रुपए जो कि बचे हैं, जो हैं उसमें से भी सिर्फ अभी तक 66 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और जो बाकी मानदा हैं 87 करोड़ लगभग 80 लाख रुपए 30 जून 2025 तक पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने खर्च करने की यकीन दहानी करवाई थी। तो ये हालात हैं कि आपका स्पोर्ट्स बोर्ड पैसे वापस कर रहा है हुकूमत को कि उनके पास खर्च करने की जगह नहीं थी। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे वो खर्च कर सकते थे। तो जहाँ पर हालात ऐसे हों, साथ ही साथ आज ही के दिन में हमने अम्माद बट का, जो कि पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान हैं, उनको भेजा गया एक चेक भी मंजर आम पर आया है जिसमें लगभग कोई 5,600 रुपये की रकम है वो, और उन्होंने इस्लामाबाद जाने से इनकार किया है। तो पाकिस्तान में खेलों के हवाले से बिलखसूस अगर हम वो खेलें जिनको पाकिस्तान की हुकूमत जिनकी सरपरस्ती करती है, उसमें जो बदइंतज़ामी है वो भी एक बहुत बड़ा मसला है। फ़ंड्स का होना या ना होना दोनों सूरतों में एक बड़ा मसला है। खिलाड़ियों के मसाइल अपनी जगह पर मौजूद हैं। ये पेशा वाराना सलाहियतों में कमी इसे कहें, या फिर इसे ये कहें कि वक्त नहीं है, या फिर इसे कहें कि तारीख से वाकफियत नहीं है। जैसे गुज़िश्ता रोज़ जिक्र किया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जैसे नज़र मोहम्मद का इंक्लोयर ख़त्म किया, उनके साहबजादे मुदस्सर नज़र भी पाकिस्तान के लिए खेले। तो ये बहुत सारे मसाइल हैं जो कि हमें खेलों में सामने आ रहे हैं। जैसा सवेरा ने जिक्र किया, नेशंस कप का पाकिस्तान हॉकी खेल के आई, पाकिस्तान की हॉकी आगे कैसे बढ़ सकती है, इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे। आगे बढ़ने का तरीका क्या है? पाकिस्तान टीम के हेड कोच और जैसा कि तौक़ीर रियाज साहब ने कहा कि एक अच्छा काम फेडरेशन ने किया कि सिलेक्शन कमेटी ख़त्म कर दी और ताहिर ज़मान साहब के हवाले किए हैं चीज़ें। ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ताहिर साहब। वालेकुम सलाम, थैंक्स फॉर हैविंग। आगे बढ़ने का क्या रास्ता है? आगे बढ़ने के रास्ते हाफिज़ पहले भी हम बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हुए हैं कि एक बहुत ही जामिया किस्म की हिकमत अमली चाहिए जिसमें एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल प्रोग्राम हमारे पास हो और जिसमें हम इंटरनेशनल जो हाई परफॉर्मेंस की रिक्वायरमेंट हैं उसकी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं प्लेयर्स के लिए, उनकी दस्तयाबी को मुमकिन बनाना ही हमारा आगे का प्रोग्राम है। अगर एक ईयर कैलेंडर में हम 40 से 50 इंटरनेशनल मैचेस रखते हैं जो इन बच्चों को खेलने चाहिए, वो 40 से 50 ये एक साल में आइडियल है, ये आइडियल है। लेकिन मिनिमम जो है मैं कहता हूँ 30 मैचेस साल में खेलने ही चाहिए इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स की तैयारी के लिए। वो अगर इनको मैचेस मिलते जैसे कि हमने पहले भी प्लान किया हुआ था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब से ये एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 चाइना में ख़त्म हुई है उसके बाद से हमें एक भी इंटरनेशनल मैच नहीं मिला जब तक हम नेशंस कप में जा रहे थे। कितना वक्फा था इस दोनों टूर्नामेंट्स के दौरान? नियरली ईयर 10 महीने तो कह लें हो ही गए ना, 10 नहीं तो 9 महीने हो गए होंगे। लेकिन अगर आप 9 महीने ट्रेनिंग करें लेकिन इंटरनेशनल मैचेस ना खेलें तो आपको कैसे पता चलेगा कि जिन ग्रे एरियाज में आपने काम किया है वो हाई लेवल की जो कम्पिटिटिव सिचुएशंस हैं उसमें प्लेयर्स कैसे उनको डील करते हैं। अप्लाई नहीं कर पाएंगे, जब आप मैचेस में अप्लाई नहीं करेंगे तो आप उनकी डिसीजन मेकिंग को जज नहीं कर सकते। सो जो प्रेशर सिचुएशंस में उन्होंने डिसीजन मेकिंग करनी होती है वो आप कितनी भी ट्रेनिंग कर लें लेकिन उसका सही आउटकम आपको इंटरनेशनल प्रैक्टिस मैचेस जो खेलेंगे उससे मिलता है। ताहिर साहब, एक आपने कहा कि फाइनेंशियल स्ट्रीमलाइन सबसे पहले तो प्रॉपर होनी चाहिए, जिसकी हम बार बार बात करते हैं कि फाइनेंसेस का हमेशा मसला आता है, डेलीज नहीं मिल रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। मगर कल भी हमारी क्योंकि डिस्कशन पाकिस्तान हॉकी पे हो रही थी,
क्या फाइनेंसेस हैं नहीं, या क्या पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की क्रेडिबिलिटी पे शक है जिसकी वजह से फाइनेंसेस दिए नहीं जाते? देखिए, कुछ भी हो सकता है सवेरा। मैं बड़ी पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के साथ वे फॉरवर्ड को ढूंढने की कोशिश करता हूँ। मैं जो तनकीद बराए तनकीद है उसका बिल्कुल ही कायल नहीं हूँ। मैं कहता हूँ कि आपको लॉजिकली चीज़ों को पुट अप करना चाहिए। वे फॉरवर्ड क्या है, क्या करना चाहिए, जो हो चुका उसको तो नहीं बदल सकते। अब आगे कैसे जाना है इसके ऊपर हमें ज़रूर डेलिब्रेशंस करनी चाहिए। मैं कहता हूँ जो भी हो गया उसे छोड़ दें, लेकिन पाकिस्तान में फंड्स की दस्तयाबी कोई मुश्किल काम नहीं है। जितना क्रिकेट में लगाया जाता है, अगर उसका 1/4 भी हॉकी पे लगाएंगे ना, तो हॉकी वाले आपको वर्ल्ड कप और ओलंपिक जैसे गोल्ड मेडल दोबारा जीत के दे देंगे। जैसे हाफिज ने बताया, स्पोर्ट्स बोर्ड वापस दे रहा है पैसे भाई, कि हमें लगाने की कोई जरूरत नहीं, हमने बचा लिए इतने पैसे। लेकिन तो पिछले जो मेरे 1-2 इंटरेक्शन है, मैंने उसके ऊपर तो अपना चेंज कर दिया अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हमें फंड्स नहीं चाहिए। ठीक, हमें जो साल का हमारा प्लान है जिसमें हमने इंटरनेशनल मैचेस खेलने हैं, जो अब्रॉड जाना है या किसी टीम को यहाँ बुलाना है, वो सारे एक्सपेंस जो है एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलके, स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ मिलके, PHF को साथ ऑन बोर्ड लेके, कि उसकी एग्जीक्यूशन जो है वो गवर्नमेंट कर दे, हमें पैसे ना दें। लेकिन आप ये देखें कि बच्चों का क्या फ्रेम ऑफ माइंड होगा कि वो टूर्नामेंट खेलने जाएं और उनको फिक्र पड़ी हो अलाउंसेस की। मैं नहीं समझता कि ये ऐसे फ्रेम ऑफ माइंड में आप अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें जो प्लेयर्स वेलफेयर को एड्रेस करती हैं और आपके हाई परफॉर्मेंस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए जो फंड्स दरकार हैं, ये गवर्नमेंट जिम्मा ले ले, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जिम्मा ले ले, उसको एग्जीक्यूट करें। हमें नहीं, कोई भी करे, उनका कोई बंदा आ जाए, हमें नहीं इसकी परवाह। लेकिन अगर आप इसकी एग्जीक्यूशन को मुमकिन बना दें तो मुझे यकीन है इन बच्चों ने अभी इस टूर्नामेंट में शो किया है कि पाकिस्तान हॉकी में पोटेंशियल है, बच्चे बड़े टैलेंटेड हैं। लेकिन अगर इनकी वेलफेयर पे काम किया जाए, अच्छे प्रोग्राम्स इनको ऑफर किए जाएं इंटरनेशनल प्रैक्टिस के लिए, तो ये पाकिस्तान के लिए जो हॉकी में खोया हुआ मकाम है उसको दोबारा हासिल कर सकते हैं। फाइनल में क्या हुआ ताहिर ज़मान साहब? ये भी बड़ा एक चुभन वाला सवाल है इमरान, आपने जो किया। देखें, मैं पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव जो क्रिटिक्स है ना उनको बड़ा ओपनली लेता हूँ। पहले मैं कहता हूँ, मैं मानता हूँ लोग ये बात करते हैं एज ए कोच, सबसे पहले मैं कहता हूँ कि जी मैं जिम्मेदार हूँ फाइनल में जो भी हुआ। अच्छी तैयारी थी हमारी, लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं प्रॉपरली हुई। नो डाउट कि न्यूजीलैंड की टीम जो है वो पिछला मैच जो हम उनको लीड कर रहे थे 2 हाफ तक 3-1 से, उसको उन्होंने देखते हुए अपनी भी भरपूर किस्म की तैयारी की थी। लेकिन जो हमारी सेमीफाइनल मैच के बाद का जो सारा एपिसोड था टिल जंपिंग इनटू द फाइनल गेम, आई थिंक मुझे लगता है कि वो एरियाज हैं जहाँ पे हमें सबक सीखने की ज़रूरत है। मुझे भी एज ए हेड कोच, हमारी मैनेजमेंट को भी और प्लेयर्स को भी, वो जो सेलिब्रेशन मोड है वो हमारा ख़त्म नहीं हुआ। और हाफ जो फ्रांस से हम जीते हैं तो हमें यही लगा कि हमने टूर्नामेंट जीत लिया है। और आप देखेंगे ओवर कंप्लेसेंट हो गए थे, बिट कंप्लेसेंट ऑनेस्टली। और कंप्लेसेंट के अलावा भी हमारी जो प्रॉपर रूटीन थी उसमें थोड़ी सी बेज़ाब्तगी हुई, हम कंट्रोल नहीं कर पाए। ओवर एक्साइटेड मैं ये कहूँगा, बच्चों का इंटरेक्शन, फैमिलीज, ये वो होता ही है जब इतना बड़ा आप करते हैं कुछ। रात गए तक व्हाट्सएप चल रहे हैं प्लेयर्स के, ये भी हो जाता है कभी कभी। हमने कंट्रोल किया लेकिन परहैप्स वो प्रॉपरली उस तरह कंट्रोल नहीं हुआ जैसे करना चाहिए था। सो वी हैव लर्नड अ लेसन एक्चुअली। लेकिन मुझे लगता है कि जो शुरू में 2-3 गोल हुए हैं, अब देखें ना, एक खिलाड़ी की हॉकी से बॉल टच होके किसी नो स्पेस वाले एरिया में गिरता है और वहां पे न्यूजीलैंड का प्लेयर है और वो क्रिकेट वाली शॉट मार दे, आधी बॉल को गोल हो जाए, इसमें गेम प्लान का क्या लेना देना है। अब एक बॉल क्रॉस हो रही है जो सेकंड गोल या थर्ड गोल हुआ है, उसको रोकने के चक्कर में वो हमारे खिलाड़ी की एज लग के वो इतनी सी जगह जहां पे मौजूद और वहीं से ही बॉल गुजर के गोल में चली जाए, तो इसमें गेम प्लान का क्या लेना देना। ये एक्सक्यूजेस नहीं है, मैं पहले कह चुका हूं कि जिम्मेदारी मैं लेता हूं। दे वर वेल प्रिपेयर्ड, न्यूजीलैंड की हम बात करें, लेकिन हमने सीखा है इससे, जब तक आप ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल मैचेस नहीं खेलेंगे, इस किस्म की हाई सिचुएशंस में नहीं लेकर जाएंगे बच्चों को, उनकी जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ है वो उस तरह नहीं आप ट्रेन कर सकते जो इस किस्म के फाइनल्स में रिक्वायर्ड होती है। सो मैं यही कहूँगा कि आगे से हम इंशाल्लाह इन चीज़ों को बेहतर करेंगे, लेकिन वरना यही टीम आप कह रहे हैं आगे से फाइनल खेलेंगे इंशाल्लाह। Would it be right to say कि न्यूजीलैंड टीम ने बेसिकली स्ट्रेंथ ऑफ पाकिस्तान टीम डिकोड कर ली थी, क्योंकि पाकिस्तान टीम जब तक अटैक पे होती है तो वो उसी अटैकिंग मोड पे उसी मोमेंटम में फॉलो अप करती जाती है, मगर उन्होंने बॉल मिनट 1 से सेकंड 1 से जो है वो करने ही नहीं दिया अटैक, हम डिफेंस पे ही थे मुसलसल। हम मजबूरी में डिफेंस पे आ गए ना। आई डोंट नो, क्या अगर हम इसको दोबारा से चलाकर देखेंगे ना मैच को, तो हमारे बच्चों की जो बॉडी लैंग्वेज थी उस वो क्लियरली नजर आता है कि दे वर नॉट वेरी क्विक। रिएक्शन टाइम हम हाफ में नहीं जाने दिया उन्होंने बहुत टाइम। हमारे खिलाड़ी रिएक्टिव थे, प्रोएक्टिव नहीं थे। yes. सारे इनिशिएटिव न्यूजीलैंड वाले ले रहे थे।
सो कुछ ना कुछ हमारी तैयारी में ज़रूर ऐसा हुआ है, हमने उसका ऑलरेडी थोड़ा पोस्टमार्टम कर लिया है और मज़ीद उसका पोस्टमार्टम कर रहे हैं। आई एम श्योर कि बच्चे ऐसी सिचुएशन में जब आते हैं तो ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन वी विल मेक श्योर कि नेक्स्ट टाइम अब ऐसी कोई भी सिचुएशन आएगी तो ये रिजल्ट दोबारा नहीं होंगे। अच्छा ताहिर साहब, ये 3-3, 4-4 गोल पाकिस्तान ने किए हैं, ये क्या तब्दीली है आपके फॉरवर्ड्स में? मिडफील्डर्स को देखते हैं, फिर बाद में आप बताइएगा, क्योंकि हमने ये भी सुना है यहाँ पर कि शायद गोल कीपिंग का शोबा बहुत कमज़ोर था, लेकिन ये जो गोल स्कोर करने की सलाहियत है, इसमें क्या फ़र्क आया है पाकिस्तान में और क्यों आया और कैसे आया है? उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमने उनकी फ़िटनेस के ऊपर काम किया, हमने उनकी पावर और स्ट्रेंथ की जो एबिलिटी है उसको इंक्रीज़ किया है। बड़ी नेचुरल सी बात है, जब आप पावर और स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करते हैं तो आपके दिमाग में एक मजबूती वाला एलिमेंट आ जाता है कि मैं पहले से स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ। वो जो कॉन्फिडेंस है आपका, वो आपको मैचेस में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो चीज़ें हैं वो करने के ऊपर इनकरेज करता है। सो पहले तो हमने इनकी पावर और स्ट्रेंथ के ऊपर काम किया है, फिर छोटी छोटी जो टेक्निकल और टैक्टिकल मिस्टेक्स थी वो उनके ऊपर हमने डी के अंदर जो प्लेयर्स की मूवमेंट है ना उसके ऊपर, उनकी बॉडी पोजीशन के ऊपर काम किया कि बहुत सारे ऐसे चांसेस आते हैं कि खिलाड़ी हाई स्टांस में भाग रहे होते हैं सर्कल में, जब बॉल लेने नीचे जाते हैं तो वो टच होकर निकल जाती है। सो हमने कोशिश ये की है, उनको बताया कि जब आप सर्कल में एंटर होते हैं, जितना लो बॉडी बेंड पोजीशन में रहेंगे आप अपॉर्चुनिटी बेहतर तरीके से ग्रैब कर सकेंगे। ट्रेनिंग में भी क्या होता था, एक टिपिकल सी ट्रेनिंग पैटर्न होता था कि आप शूटिंग की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं ना, एक शूट करने के बाद अगर रिबाउंड आता था तो हम छोड़ देते थे, फिर दूसरे की बारी आ जाती थी। हमने इस दफ़ा उनको शूटिंग में भी अगर एक रिबाउंड आया तो आपने दोबारा अटैम्प्ट करना है, अगर फिर तीसरा रिबाउंड आता है फिर दोबारा अटैम्प्ट करना है, जब तक बॉल बाहर नहीं चली जाएगी ग्राउंड से। सो हमने उनके दिमाग में ये चीज़ बैठाई कि आप समझें कि आपने गोल अटैम्प्ट करना है हर लिहाज से। वो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं दिखने में, लेकिन मुझे लगता है कि इससे फ़र्क पड़ा है और उससे हमारी जो गोल करने की सलाहियत है, फील्ड गोल्स की सलाहियत स्पेशली मैं कहूँगा, वो पहले से बड़ी है। हमारे हर दफ़ा हमें ये पता था कि 1 से 2 गोल हमने फील्ड में करनी है और 1 से 2 गोल हम पेनल्टी कॉर्नर्स पे करेंगे। टोटल हम देखेंगे तो 3 से 4 गोल करने की हमारी हर मैच में सलाहियत होनी चाहिए। अगली टीम अगर हमसे ज़्यादा गोल करेगी तो वो फिर हम बाद में देख लेंगे, लेकिन एटलीस्ट हमें 3 से 4 गोल करने ज़रूर चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने मेहनत की उसके ऊपर और हमने देखा कि तकरीबन ऑलमोस्ट फाइनल के अलावा हर मैच में हमने कम से कम 3 गोल तो किए ही हैं। अच्छा, गोल कीपिंग का शोबा जिसकी बात की हाफिज़ ने, क्या वहाँ हम लैक कर रहे हैं? अभी भी कंसिस्टेंसी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। परफॉर्मेंस में उनकी फ्लक्चुएशन है, एक दिन हम बहुत अच्छा खेलते हैं, दूसरे दिन परफॉर्मेंस थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, फिर अगले दिन हम अच्छे हो जाते हैं। सो ये जो फ्लक्चुएशन है, मैं कहता हूँ इंटरनेशनल लैक ऑफ इंटरनेशनल मैचेस एक्सपोजर है, और इसके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा फोकस ट्रेनिंग करवानी पड़ेगी गोलकीपर्स को। मुझे लगता है कि शायद हमें इसके ऊपर प्लेयर्स को बेहतर एक्सपोजर के लिए दूसरे मुल्कों में भेजना पड़े, तो वहाँ पे जाके लीग खेलें या उनको वहाँ पे जाके ट्रेन करवाया जाए, उस एटमॉस्फेयर में उनकी ट्रेनिंग की जाए। लेकिन ये ऐसा शोबा है कि जिसमें मज़ीद हमें काम करने की ज़रूरत है। लेकिन फिर भी हमने मज़हर अब्बास को एज ए गोलकीपर ट्रेनर बुलवाया हुआ था। पहले तो कुछ कैंप्स में ये होता था कि गोलकीपर ट्रेनर ही नहीं होता था हमारे पास। सो हमने ये शुरुआत कर दी हैं और मुझे उम्मीद है कि अब ऑफ सीज़न में भी जब हम इनके ऊपर काम करेंगे तो इनकी जो बेसिक्स हैं वो पहले से और ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी। भाई साहब, अगला इंटरनेशनल मैच पाकिस्तान कब खेल रहा है? अगला इंटरनेशनल प्रैक्टिकली तो हाफिज इमरान साहब हमें खेलना चाहिए अगस्त में एशिया कप में। वो देखते हैं, गवर्नमेंट के फैसले के साथ जाएंगे। अदरवाइज हमारा जो फोकस है अभी, जो हमारा टारगेट है वो 2026 वर्ल्ड कप की क्वालिफिकेशन है। वो एंड फरवरी 2026 में होना है। वेन्यू भी फाइनलाइज नहीं हुआ, लेकिन वो हमारा टारगेट है, फोकस है, और इंशाल्लाह हम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करेंगे। अगस्त तक क्या मसरूफियात है पाकिस्तान हॉकी टीम? अभी बच्चों को छुट्टी दे दी है, हमने कहा 10 दिन हॉकी ना खेलें, स्क्वाश खेलें, स्विमिंग खेलें, स्विमिंग करें, स्नूकर खेलें, जो भी दूसरी गेम्स हैं, अपने आप को एंटरटेन करें। 10 दिन के बाद दोबारा हॉकी वाला काम शुरू कर देंगे। अभी प्लान्स ये हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साथ मिलके मैंने प्रेसिडेंट तारिक बुगटी और राना मुजाहिद जनरल सेक्रेटरी से भी बात की है। स्टाफ भी ऑन बोर्ड है कि हम शॉर्ट्स कैंप्स करने जाएंगे, 3 दिन का कैंप करेंगे और 3 दिन के लिए किसी एक एरिया को हम फोकस करेंगे। फोकस स्किल्स हाँ जी, वो स्किल स्पेशलाइजेशन जो है वो हम छोटे कैंप्स के थ्रू चलेंगे। जैसे गोल कीपिंग की हम बात कर रहे हैं, जैसे पेनल्टी कॉर्नर की ड्रैग फ्लिक की टारगेट एक्यूरेसी की बात कर रहे हैं,
इसके अलावा 1 वर्सेस 1 डिफेंस का शोबा या मार्किंग का शोबा डिफेंस में हमारे, सो हम वो फोकस काम करेंगे। मुझे लगता है कि अगर हम 3 दिन का कैंप जिसमें 5 से 6 सेशन सिर्फ एक चीज़ के ऊपर ही लगाएंगे, उसमें हम बेहतर तरीके से प्लेयर्स की ब्रेन मसल मेमोरी को डेवलप कर सकेंगे। वो फिर उनकी आदतें बनती जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता। सो ये प्रोग्राम है, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह चीज़ें पहले से बेहतरी की तरफ जाएंगी। ताहिर साहब, ये जो लौट आई है लड़कों की, ये जो इस वक्त हमें खेलते हुए दिखे हैं, बहुत अरसे बाद एक वो स्पार्क दिखा है फिर से कि ये उस तरह रिस्पॉन्ड करते हुए दिख रहे हैं जिस तरह आपने कहा फिटनेस पे काम किया। वरना तो हमें हमेशा दिखता था तीसरे और चौथे क्वार्टर में हमें स्ट्रगल करते हुए दिखते थे हमारे लड़के, वो चीज़ बेहतर हुई। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या ये भी कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड थ्रेट है कि ये लड़के भी मूव आउट कर जाएंगे अगर इनको उस तरह वो ट्रीटमेंट नहीं दी गई? अल्लाह करे ऐसा ना हो। पहले तो आपकी बात जो आप स्पार्क का सवेरा आपने यकीन करो, कहते हैं ना पैसे पूरे हो गए मेरे तो इसी में हम लोगों ने इनके ऊपर काम किया है। ये जो इनकी एक्सप्लोजिवनेस है, एक्सप्लोजिव पावर है, जो सडन लीड्स लेते हैं जिसको हम स्पार्क ही कहते हैं दूसरे लफ्ज़ों में, जैसे मैं पहले भी पावर और स्ट्रेंथ का जिक्र कर रहा था, अभी ये शुरुआत है। मुझे उम्मीद है कि जब हम ये 6 महीने से 1 साल का साइकिल इनके साथ कंप्लीट करेंगे, आप देखेंगे कि हमारी टीम इंशाल्लाह पहले से बहुत डिफरेंट नज़र आएगी। लेकिन ज़रूरत इस चीज़ की है कि जो हमारा प्रोग्राम है उसकी कंसिस्टेंसी रहे और प्रोसेस की कंटिन्यूटी रहे। और डेफिनेटली हमें प्लेयर्स वेलफेयर को एड्रेस करना होगा। प्लेयर्स वेलफेयर में आपके इस सवाल का भी जवाब आ जाएगा, क्या इस चीज़ का डर है कहीं दोबारा से बाहर निकल गए, लीग खेलने के लिए चले गए तो आपका पूल का क्या बनेगा? सो प्लेयर्स वेलफेयर को इसलिए एड्रेस करना ज़रूरी है कि हम पाकिस्तान में एक प्रोफेशनल लीग है उसका इनेकाद करें। जब हर बच्चे को पाकिस्तान में रहते हुए साल में कोई 40-50 लाख मिलेंगे, क्योंकि टेम्पटेशन इतनी है ना, पूरी दुनिया में इतनी टेम्पटेशन है कि कैसे आप रोक सकते हैं। देखिए ना कि अगर मुझे पाकिस्तान में 40-50 लाख मिलेंगे जहां मैं अपनी फैमिली के साथ रहूंगा, फैमिली को हेल्प आउट भी कर सकूंगा, मुझे बाहर जाने की क्या जरूरत है? सो ये प्लेयर्स वेलफेयर को एड्रेस करते हैं। हमें प्लेयर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देने चाहिए, वो अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग महसूस करें, घर के मामलात से वो बिल्कुल कह लेंगे उनको फिक्र ही ना हो कि मुझे घर में बिल देना है बिजली का या बहन के कोई शादी आ रही है उसके लिए कोई चीज़ लानी है। उनको फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग करना पड़ेगा कि वो अपनी सारी एनर्जी और फोकस हॉकी के ऊपर लगाएं, हमारे लिए 24/7 अवेलेबल हों। इसी तरह उनकी मेडिकल इंश्योरेंस का सिलसिला ले लें भले आप। सो लीग का होना, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अभी प्लेयर वेलफेयर में क्या क्या होता है? अभी बस उनको हम डेली अलाउंसेस ही देते हैं जो खेलते हैं, इसके अलावा उनके कोई मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है? नहीं है ऐसे सिलसिले, लेकिन ये सब कुछ होना चाहिए। एक दफ़ा हुआ था कि उनके पाकिस्तान आर्मी ने कार्ड्स बनवाए थे कि उनको मेडिकल फैसिलिटीज, उनके पेंशन वाला कोई सिलसिला होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये बच्चे जो है ना तंग आके बोलना शुरू हुए हैं। Exactly. इन्होंने कहा ये सोचा है कि अब काफी हो गई है, जॉब्स तो खत्म हो गई, डिपार्टमेंट्स वरना जब चल रहे थे तो जॉब्स थी। मजे वाली बात यह है कि उनको पता है कि यही कोई ऐसा मौका आता है जब हमारी आवाज भी सुनी जाती है, वरना कोई हमें पूछता भी नहीं है। सो मुझे लगता है उनके पास ऑप्शन ही कोई नहीं है मासवा इसके को अपना दुखड़ा अपनी कौम के सामने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के सामने रखें। मैं टैलेंट है इसमें कोई शक नहीं है मुझे, लेकिन हमें उनको फैसिलिटेट करना होगा, उनकी वेलफेयर पे काम करना होगा। ये वाला जो रास्ता बंद करना होगा कि वो बाहर जाने की सोचें और हम सोचें कि हमारे प्लेयर्स कम पड़ जाएंगे। और हमें डेफिनेटली अपना जो पूल ऑफ प्लेयर्स है उसको इन्हांस करना होगा। वो 25-30 से हमें 45-50 के ऊपर लेकर जाना होगा, ताकि बैक के ऊपर जो खेलने वाले 20 लड़के हैं वो उनके दूसरे खिलाड़ी भी जो उनका जो गैप है प्रोफेशनल वो बहुत कम रह जाए। हर वक्त अपने आप को महसूस करेंगे अगर मैंने कुछ ऑन द एज रहे, हाँ, तो दूसरा मेरी जगह ले लेगा। सो ये कंपटीशन जो है वो हमें इंक्रीज करना। ये कंपटीशन ऐसे हो सकता है कि जैसे बहुत सारे खिलाड़ी पाकिस्तान के गैर मुल्की लीग्स में बैरून मुल्क खेल रहे हैं, क्या उनके लिए दरवाजे खुले हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के? मुकाबला बढ़ सकता है इस तरीके से? जी बिल्कुल खुले हैं। देखें ना, एक तरीका ये है कि हम कहते हैं इंटरनेशनल मैचेस का एक्सपोजर मिले, एक तरीका ये कि हम प्रोफेशनल लीग स्टार्ट करें और इंटरनेशनल प्लेयर्स को यहाँ पे बुलाएं, उन इंटरनेशनल प्रोफेशनल प्लेयर्स के साथ ये अपना चेंजिंग रूम शेयर करें, ये उनके साथ मीटिंग्स में शेयर करें, अपने इंटरेक्ट करें, एक्सचेंज करें अपने व्यूज़, ये उनको देखें कि वो कैसे अपने आप को रोज़ाना तैयार करते हैं मैच के लिए, मैच के अलावा ऑफ द फील्ड उनका क्या तरीकाकार होता है, ये सारा लर्निंग प्रोसेस होगा। बट अभी आपने जिस तरह बात की ना कि हाँ बेंच बहुत ज़रूरी होती है, बिकॉज बेंच प्लेयर्स को पुश करती है फॉर गिविंग देयर बेस्ट, 101%, 102% फॉर गिविंग देयर बेस्ट। बट बेंच की जब मैं बात करती हूँ तो मेरे जहन में एकदम से आता है कि हम अभी मेन हॉकी पे इतना कुछ कर नहीं रहे हैं, जूनियर हॉकी पे इस वक्त पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन क्या करिए। हम एक ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो कॉन्वर्जेशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे।
एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर। डिस्कशन हमारी जारी है एंड वी आर इन कॉन्वर्जेशन विद द कोच ऑफ पाकिस्तान हॉकी टीम ताहिर ज़मान साहब। और ताहिर ज़मान साहब, कमिंग बैक टू द डिस्कशन, आपने बेंच की बात की थी, आपने बात की कि हाँ जी प्लेयर्स ऑन देयर टोज होने चाहिए, इतना उनको प्रेशर बेंच का होना चाहिए कि हाँ जी एक और अच्छा लड़का बैठा है जो मेरी जगह आ सकता है। बट जब हम बेंच की बात करते हैं तो थोड़ा सा जूनियर टीम की तरफ भी नज़र जाती है आपकी। कितना एफर्ट जूनियर टीम के लिए पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में हो रहा है? कितने सालों बाद हमने फिर से डोमेस्टिक होते हुए देखा और अब रिसेंटली जो कैंप लगा उसके बाद? जी, अगर आप रिसेंट टाइम में देखें ना सवेरा, अभी पाकिस्तान एशिया कप का फाइनल खेल के आया जूनियर में जो ओमान में हुआ था। जो कंटिन्यूटी है ना, हमें जो एक हमने आदत सी बना ली हुई है कि जब कोई कंपटीशन आता है तो फिर हम चीज़ों को थोड़ा सा जागते हैं, लाइन अप करते हैं, जागते हैं, फिर कैंप स्टार्ट कर दिया। ये अप्रोच गलत है, अब इसको चेंज करना चाहिए। ये जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है यूथ प्लेयर्स का, ये सारा साल रहना चाहिए। कंपटीशन हो या ना हो, आपको ऑन एंड ऑफ उनके कैंप्स लगाने चाहिए, उनके स्किल स्पेशलाइजेशन के ऊपर काम करना चाहिए, उनके लिए कोई मैचेस अरेंज करने चाहिए ताकि उनकी जो ग्रूमिंग है वो प्रोफेशनल तरीके से की जाए, फिर ये गैप्स ना पड़े। और कहीं ना कहीं जाके फिर फंड्स का जिक्र आ जाता है और हमें ये मुसीबत होती है कि पैसे नहीं है तो हम कैसे इनके कैंप्स लगाएं। सो अल्टीमेटली ये गैप नहीं आना चाहिए। ये इस तरह हम सही मानों में, क्योंकि सीनियर की जब हम बात करते हैं, जितना अच्छा पीछे बैकअप होगा जूनियर का, उतना ही प्रेशर सीनियर्स के ऊपर रहेगा। और वो प्रेशर तब डेवलप होना है जब उनकी कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर ट्रेडिंग हो, उनको ज्यादा से ज्यादा मैचेस का एक्सपोजर मिले। मुझे लगता है कि हमें अपने रवैये को चेंज करना होगा, तरीकाकार को चेंज करना होगा कि जब टूर्नामेंट हुआ फिर कैंप लगा दिया, वरना किसी को कुछ नहीं पता क्या कंटिन्यूटी लानी होगी, कंटिन्यूटी लानी होगी। अब देखें ना, हमने डिस्पर्स किया है बच्चों को एयरपोर्ट के ऊपर, उनको कहा 10 दिन हॉकी ना खेलें और 10 दिन के बाद उन्होंने पावर एंड स्ट्रेंथ के सेशन शुरू करने हैं। हालांकि अगला कैंप जब भी हमारा लगना हो, लेकिन उनको हमने ये चीज़ समझा दी है कि जो फिजिकल फिटनेस है ना, ये दिस इज योर ओन इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये नहीं है कि कैंप में जाएंगे, दौड़े लगाएंगे और फिट हो जाएंगे, नहीं। आपने कैंप में फिट आना है, सबसे पहले टेस्ट होगा और टेस्ट से आपको आपकी सिलेक्शन क्राइटेरिया बनना शुरू होगा। सो ये काम 24/7 होना चाहिए। 24/7 काम है, एथलीट का बेसिक्स पूरा होना चाहिए। 24/7 काम है। आप गुज़िश्ता कई बरसों से, लगभग 2 दहाइयाँ तो हो गई हैं कि पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर कोचिंग करते हुए नज़र आ रही है। पाकिस्तान टीम की कोचिंग और बाहर की कोचिंग, इसमें कितना फ़र्क है? और कुछ जो नौजवान नहीं, कुछ जवान कोचेज़ जो हैं मतलब जो आपके साथ अपने करियर के शुरू में खेलते रहे, वो बहुत खुश हैं कि पाकिस्तान की टीम ताहिर ज़मान की कोचिंग में फ़ाइनल तक पहुंची है, कुछ बेहतरी नज़र आई है। तो ये लगता है कि कहीं अपने कोच को माना भी नहीं जाता? बिल्कुल महसूस होता है, टू बी ऑनेस्ट। अगर देखें ना, 1-2 कह लें कि पोस्ट मैंने देखी हैं सोशल मीडिया के ऊपर भी, हम कुछ बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं करते और हाँ ना मैं ये क्लेम करता हूँ एज ए कोच कोई आसमान से हम तारे तोड़ लाए हैं, लेकिन जो एक ड्यू रिस्पेक्ट और अप्रिसिएशन है ना, मुझे लगता है वो मिलनी चाहिए। कहीं ना कहीं जो हमारा सर्कमस्टांसेस हैं या हमारे जो इधर हालात वाक़यात हैं पाकिस्तान में, छोटी छोटी चीज़ भी कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती है। एंडी ने लिखा है, वैसे अदनान जाकिर ने भी लिखा है, एंडी ने भी लिखा है, एक बात मैंने पाकिस्तान के एक ओलंपियन की सेक्रेटरी की को बरसों गुजर गए हैं, वो मेरे कानों में आज तक भी महफूज है, लेकिन मैं उसको बयान नहीं करता। अच्छा। एंडी ने लिखा है कि ताहिर ज़मान घर की मुर्गी दाल बराबर वाला हिसाब हो जाता है अल्टीमेटली। लेकिन ठीक है, हम किसी हद तक तो यूज टू हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इससे मोटिवेशनल फैक्टर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से ट्रिगर करता है। जब आप काम करने वाले को उसके काम के ऊपर दाद देते हैं तो उसका जो काम करने की जो कैपेसिटी है या कॉम्पिटेंस वो मैक्सिमम पे हो जाता है। तो इन चीज़ों को हमें पॉजिटिवली देखना चाहिए। जेलसी, प्रोफेशनल लेग पुलिंग, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत साल हो गए हैं। मुझे लगता है कि अब हमें अपनी अप्रोच को चेंज करना चाहिए। आइडेंटिकल से हमें एनालिटिकल अप्रोच पे आना होगा। ठीक है, काम होते हैं, अच्छे बुरे सभी करते हैं, हम कोई भी फरिश्ता नहीं होता, लेकिन हमें, अगर आज मैं ताहिर ज़मान हूँ और आपके प्रोग्राम में बैठा हूँ ना हाफिज़ इमरान, तो मुझे ये मौका पाकिस्तान की हॉकी ने दिया है और मेरा ये फ़र्ज़ भी है मैं पाकिस्तान हॉकी को पे बैक करूं। सो बाकी भी सारे दोस्त जो एक्सपर्ट्स हैं, जो भी तज्ज़िये करते हैं हॉकी के ऊपर, उनको इस चीज़ को सामने रखना चाहिए। आइडेंटिकली जो रिजल्ट्स नज़र आए उसके ऊपर एकदम से
अपने नेगेटिव रिमार्क्स नहीं देने चाहिए, उनको पीछे जांचने की कोशिश करनी चाहिए कि मुहर्रिकात पीछे क्या रहे हैं। मैं किसी का बगैर नाम लिए यहाँ पे बात करना चाहूँगा कि जब वो पाकिस्तान टीम के कोच रहे हैं, 10-10 गोलों से भी टीम आ रही है, तो आज आके वो फाइनल के ऊपर अजीब अजीब से कमेंट्स देना शुरू कर देते हैं। इन चीज़ों से हमें निकलना होगा। मुझे लगता है बहुत टाइम ज़ाया किया हमने इन चीज़ों को डिस्कस करते हुए। कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव अप्रोच के साथ आप डेफिनेटली क्रिटिसाइज करें, हमें उससे सीखने का मौका मिलेगा, लेकिन तनकीद बराए तनकीद इस प्रैक्टिस को हमें छोड़ना चाहिए। अच्छा, ये तो आपस वालों की बात है कि आपस वालों से, मगर दी ऑब्सेशन ऑफ अ फॉरेन कोच, आपको उससे भी बाहर निकलना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद फॉरेन कोच हमेशा लेकर आता है ऑन दी बेंच? मैं अगर पूरी ईमानदारी से बात करूँ ना सुहेरा, मैंने बहुत सारे मुल्कों में एज ए फॉरेन कोच भी काम करके देख लिया है, बड़े बड़े चैलेंजेस भी फेस कर लिए हैं। मुझे नहीं लगता अब कुछ भी फ़र्क है। अगर 10, 15, 20 साल पहले चले जाए ना, तो उस वक्त शायद हमें भी लगता था कि हाँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद फॉरेन एक्सपर्ट्स बेहतर तरीके से कर लेते हैं। लेकिन अब बगैर अपने कल्चर को समझे, बगैर अपनी रिलीजियस वैल्यूज़ को समझे, बगैर अपनी सोशल गेट टुगेदर के डायनामिक्स को अंडरस्टैंड किए, बगैर प्लेयर्स करैक्टरिस्टिक्स को अंडरस्टैंड करते हुए, और उनके जो लिंक्स होते हैं क्लब लेवल के ऊपर, छोटी मोटी पॉलिटिक्स, व्हाट एवर वी कैन से, मैं ओपनली थोड़ी सी बात करता हूँ, आप बेहतर पोजीशन में नहीं हो सकते कि आप उनकी नीड्स को मीट करें। गोरा आएगा, मेरे जितना ही वो क्वालिफाइड है, जो कुछ कल्चरल डायनामिक्स को नहीं समझेगा, उसने सीखा है, लेकिन उसको ये सारी चीजें समझने के लिए टाइम चाहिए। और मेरे जैसा कोई भी चालाक बंदा उसको मिसलीड कर सकता है, वो फिर जल्दी मानेगा भी नहीं। कोई बंदा जिसकी अच्छी स्पीकिंग पावर है, इंटेलेक्चुअल है थोड़ा सा, उसको भले टेक्निकल और प्रैक्टिकल चीज़ों का ना पता हो, वो उसको मिसलीड कर सकता है। छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं। लेकिन आपका जो एक बड़ा नटशल में आंसर है ना जी, वो यही है कि हमें ज़रूरत नहीं है। ऑनेस्टली मैं ही नहीं, पाकिस्तान में और भी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं और प्रोफेशनली उन्होंने सीखा हुआ है कोचिंग कैसे करनी है। हाँ, हमें ज़रूरत इस चीज़ की है कि अपने कोचेस को और ज़्यादा बेहतर तरीके से इक्विप्ड करने के लिए, उनको और ज़्यादा मदद देने के लिए टाइम टू टाइम रिफ्रेशर कोर्सेज ज़रूर करवाने चाहिए। कोचिंग एजुकेशन का प्रोग्राम चलता रहना चाहिए, उसमें हम लोग करवाएं, कोई गोरा भी आए, अपग्रेडेड मुआवजा करने का मौका मिले, नॉलेज को अपडेट रखें, वो प्रोसेस ज़रूर होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है हमारी अपनी टीम्स की जो हैंडलिंग है, आई थिंक वी आर इक्वली गुड लाइक एनी गोराज। हमें अपने लोगों के ऊपर, हाँ, ये जो पहले बात की कि अप्रिसिएशन नहीं है, उस तरह हम उनको ड्यू रिस्पेक्ट नहीं देते, इस पे हमें सोचना चाहिए। अगर हम वो सब करें तो आप देखेंगे कि हमारे अपने कोचेस जो हैं वो बहुत बेहतर नहीं। लेकिन अगर वो ये कहे, अगर कोई ये कहे फलां जूनियर चैंपियनशिप हो रही है या नेशनल चैंपियनशिप हो रही है, और वो पीछे स्टेडियम के ऊपर बैठे 8 पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के बड़े, ये एंड कोचिंग च ना मैं ताहर ही नज़र आ रहा है, ताहर जिस तरह कोचिंग करता है वैसी कोचिंग करता है। अच्छा, इस पर फिर बात करें, मुझे बताइएगा। आपने कहा कि सिलेक्शन उसकी गैर मुल्की कोच की ज़रूरत नहीं है, सिलेक्शन कमेटी की भी ज़रूरत नहीं है। इससे क्या फ़ायदा उसके ना होने का और क्या फ़ायदा नुकसान है उनके होने का? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा क्लियर है हाफिज़ इमरान इसके ऊपर। मैं कहता हूँ सिलेक्शन कमेटी होनी चाहिए मुल्क में टैलेंट हंट करने के लिए। जितने भी आपके डोमेस्टिक कंपटीशंस होते हैं, आप अपने बंदों को, एक्सपर्ट्स को एज ए सिलेक्टर उनको यूज़ करें कि उनका काम हो कि वहाँ से टैलेंट हंट करें, उन प्लेयर्स स्काउट्स का काम करें, स्काउटिंग का काम करें अल्टीमेटली। आप देखें ना, मैं आपसे सिर्फ किसी भी एक आम बंदे से भी आप सवाल करेंगे, अगर आप नेशनल टीम के हेड कोच हैं और आपने कोई 3 कैंप किए हैं उनके साथ 10-10 दिन के, और 1 महीना आप उनके साथ रहे हैं और आपका स्टाफ उनके साथ रहा है, आप उन बच्चों को बेहतर जानते हैं, उनके डूज डोंट्स और उनकी जो कॉम्पिटेंस लेवल की कैपेसिटीज हैं, या जो सिलेक्टर 1 दिन या 2 दिन आगे ट्रायल्स देखेंगे वो बेहतर जान सकते हैं। ये सिंपल सी बात है कि मैनेजमेंट से बेहतर नहीं जान सकते आप लोग। फिर मैं समझता हूँ कोई भी हो, ताहिर ज़ुबान नहीं, आप हो, XYZ कोई भी हो, ये हेड कोच को चाहिए कि अपनी टीम के, अपने स्टाफ के साथ मुशावरत करके बेस्ट जो भी बच्चे हैं, फेयर होनी चाहिए, ऑनेस्ट सिलेक्शन होनी चाहिए, उनको सिलेक्ट करें। मुझे तो नहीं लगता दुनिया का कोई भी बेवकूफ़ कोच अपनी टीम में गंदे खिलाड़ी रखेगा ताकि वो अच्छा ना खेलें और वो खुद की बेइज्जती करवाए। मैं तो चाहूंगा मेरी इज्जत हो, तो मेरी इज्जत तो तभी होनी है जो अगर मैं सबसे अच्छे खिलाड़ी टीम के लिए, और सब सिंक्रोनाइज होगा ना, फिर आपस में सब एक पेज पे होंगे। बट एक अब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बिकॉज द वर्ल्ड इज लुकिंग फॉरवर्ड, पाकिस्तानीज आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर पाकिस्तान हॉकी, क्या हम प्रो लीग में जा रहे हैं? इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है।
क्या हालात हैं इस वक्त न्यूजीलैंड हॉकी की अगर मैं बात करूं तो? फाइनेंशियल क्राइसिस में है। पिछला भी उन्होंने एडिशन जीतने के बाद भी नेशन कप जब प्रो लीग में उन्होंने जाना था तो उन्होंने माजरत कर ली थी, उसी वजह से फिर आयरलैंड को दोबारा मौका मिला प्रो लीग में खेलने का। अभी भी मुझे लगता है ऐसे ही हालात हैं, और उनके मेरे हेड कोच से भी बात हुई थी फाइनल मैच के बाद। अभी मैं आपसे ब्रेक के दौरान उस पर तज़किरा भी कर रहा था। मुझे लगता है कि अभी भी 70% चांसेस यही हैं कि वो नहीं जाएंगे प्रो लीग में, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस में है न्यूजीलैंड वाले, और हॉकी को न्यूजीलैंड में ऐसे प्रायोरिटी नहीं मिलती जैसे पाकिस्तान में हॉकी को प्रायोरिटी मिलती है। सो हमें, मुझे लगता है हमें तैयार रहना चाहिए। अगर ये हमें मौका मिले पाकिस्तान में, जी, हमें अगर ये मौका मिले तो हमें ये मौका ग्रैब करना चाहिए। 2019 का जो पहला एडिशन हम मिस करके आज तक पछता रहे हैं, दोबारा से हमें पछताने वाली सिचुएशन में नहीं आना चाहिए। सो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, कॉर्पोरेट सेक्टर, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, मुझे लगता है सबको इस चीज़ के लिए अभी से सोचना चाहिए कि इनके लिए एग्जीक्यूशन के लिए जो फंड्स हमें चाहिए प्रो लीग में पार्टिसिपेशन के, वो कैसे हमने सिलसिला करना है। मुझे तो लगता है कि अगर हम बहुत प्रोफेशनल तरीके से करें तो ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। अच्छे कॉर्पोरेट सेक्टर्स को लेके आए, उनसे स्पॉन्सर्स लें, जो हमने लगाना है उससे ज्यादा कमाने की। प्रो लीग का फायदा क्या है पाकिस्तान हॉकी को? तो लोग ये भी जानना चाहेंगे ना, प्रो लीग हम कर रहे हैं, इसका फायदा क्या है? बड़ा अच्छा सवाल है हाफिज आपका। देखें, प्रो लीग में टॉप 10 या टॉप 8 से 9 टीमें खेलती। आपने अगर प्रो लीग में जाना है, एक तो पहले प्रो लीग में पार्टिसिपेशन के आपको नंबर्स मिलते हैं, आपकी रैंकिंग को अपग्रेड करेंगे, ठीक है। फिर उसमें खेलने से जो आपकी, स्पेशली जिस कंडीशन में पाकिस्तान हॉकी है इस वक्त, हमें इंटरनेशनल मैचेस के एक्सपोजर की ज़रूरत है। हमें ज़रूरत है कि हम अपने से तगड़े पहलवानों के साथ लड़ें और हमें पता चले कि हम में और उनमें कितना फ़र्क रह गया है और कौन कौन से एरियाज में फ़र्क रह गया है। अगर हम उनसे खेलेंगे ही नहीं तो हमें उनसे अपना मुआवजा करने का मौका कैसे मिलेगा? हम नीचे वाले रैंक में ही रहेंगे तो उनसे तो अपना मुआवजा नहीं कर सकते। हम आज भी समझते हैं कि पाकिस्तान हॉकी में इतनी पोटेंशियल है कि अगर 3-4 साल बेहतर तरीके से एक अच्छे प्रोग्राम के साथ लगाए जाएं तो हम वापस आ जाएंगे अपनी जगह पे जहां पे पहले हम होते थे। सो प्रो लीग में खेलना, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हॉलैंड, अर्जेंटीना, बेल्जियम और इंडिया जैसी टीमें आपको अपग्रेड करेंगी, आपके लेवल को अपग्रेड करेंगी। 16 मैच खेलने आपने, मुझे लगता है 5 से 8 मैच खेलेंगे ना हम, वो भले हम हार ही जाएं, जरूरी नहीं है ना, भले हम हार ही जाएं, बट लर्निंग कर्व में इजाफा होगा। मैचों के बाद जो हमारी लर्निंग होगी ना, वो जो नेक्स्ट फेज होगा वो डिफरेंट होगा, टोटली डिफरेंट। सो प्रो लीग में खेलने से हमें बहुत फायदा होगा। एक तो अपनी रैंकिंग बेहतर करेंगे और हम अपने प्लेयर्स की, अब देखिए हाई परफॉर्मेंस जो हॉकी है ना, बेसिक कोचिंग फंडामेंटल्स जो है ना, फिजिकल है, टेक्निकल है, टैक्टिकल है, साइकोलॉजिकल है, सबसे जो की रोल प्ले करता है ना हाई परफॉर्मेंस हॉकी में, वो है आपका साइकोलॉजिकल। और साइकोलॉजिकल पार्ट आपका तगड़े पहलवानों से टकरे मारने के बाद, लड़ाई करने के बाद ही इंप्रूव होना है, उसके बगैर मुश्किल है। आप मेंटली स्ट्रांग है हमारे लिए। सो उनका तो 70% नहीं जाने का इरादा आपको लगता है, हमारा कितना % इरादा आपको लगता है कि हम अभी राइट नाउ, वो कौन करेगा कौन नहीं करेगा राइट नाउ? 100% इंशाल्लाह हम तैयार हैं। बच्चे भी इस चीज़ की ख्वाहिश रखते हैं, दे आर ईगर टू डू समथिंग फॉर द नेशन, और ये बहुत बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर होता है, बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट है। बिल्कुल। और हमारे बच्चों में है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारा अमाद भट्ट इस्लामाबाद जा रहे हैं, आप प्रो लीग में जा रहे हैं, तो अमाद भट्ट का भी चेक जी, अमाद भट्ट भी जा रहे हैं, मेरी उनसे बात हुई है। अमाद, राना वहीद और हनान, कल पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का एक फंक्शन है, वहाँ पे उन्होंने मदू किया है। और दूसरी डिसिप्लिन के एथलीट्स भी हैं, अरशद नदीम आ रहा है, दस्तगीर नो भट्ट आ रहा है, कुछ और भी शायद खिलाड़ी हैं। सो ताहिर साहब, दिस प्रो लीग वुड बी अ बिग टर्न अराउंड फॉर पाकिस्तान हॉकी एंड शायद हम फिर से उन ग्लोरीज की तरफ मूव ऑन कर सकें। बट थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग हियर एंड अगेन थैंक यू हमें फिर से एक दफ़ा हॉकी की तरफ घसीटने के लिए। एंड आई होप कि इसी तरह की अच्छी परफॉर्मेंसेज हम देखते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त यहाँ पे ख़त्म हो गया है जोर का जोड़ का। सो सवेरा पाशा को और हाफिज़ इमरान को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।